के आरएनए होते हैं और तीनों अपना अपना काम करता है। तो आरएनए कितने हो गए? 3 हो गए और तीनों काम करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो अनुवांशिक गुण है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। ठीक है, और जाता ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो डीएनए से तो इंफॉर्मेशन जो लेके जाता है वो डीएनए से कहाँ जाता है? एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए तक ये सारी चीजें पहुंचता है। ठीक है, तो एमआरएनए तक जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जिस नाम से रहता है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस बार भी पूछा है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए तक कोई इंफॉर्मेशन अगर कैरी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन, mRNA टू प्रोटीन, m छोटा ही लिखना है इसलिए उल्टा पुल्टा मत लिख लीजिए। mRNA टू प्रोटीन। ठीक है, अगर mRNA से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ये ऑब्जेक्टिव का दो VVI है, एक ये और एक ये। इस दोनों बात को बढ़िया से लिख लीजिए। ट्रांसलेशन ऑलवेज, ट्रांसलेशन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वापस आप नहीं ला सकते, जैसा है वैसा ही, जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, सब जगह यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर ये यूनिडायरेक्शन नहीं काम करता है। जैसे वायरस वायरस जो होता है उसमें यह नहीं काम करता है। तो ब्रैकेट में कर देते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट बाई डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली in some virus and in some viruses, some viruses, and the process is called viruses, and the process is called reverse transcription। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, मतलब क्या हो गया? डीएनए से हमने क्या कहा? डीएनए से अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए तक पहुंचता है, डीएनए से अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमआरएनए से अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। ठीक है, अगर एमआरएनए से वायरस में इंफॉर्मेशन वापस डीएनए तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया सेंट्रल डॉगमा। चलिए, इतना बात इसमें पढ़ना था। और डीएनए से चीज अगर पुनः डीएनए में इंफॉर्मेशन जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब माँ बाप का अगर गुण बच्चा में फिर उसी तरह से चले आए, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिप्लिकेशन। चलिए, इतना बात समझिए ये। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे थे?
आज कौन कौन है उपस्थित? जैनिस, तौफिक, अरोही, चिट्टू, लोकेश, कामरान, दुर्गानंद, तौफिक, एकता, रागनी, सचिन, गुप्ता जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, फ्रांसिस क्रिक जो है प्रपोज किया सबसे पहले क्या? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है कि डीएनए, हम जानते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्म है, अपना इंफॉर्मेशन आरएनए तक भेजता है, फिर वो प्रोटीन तक। तो इस तरह की जो चीजें हैं या जेनेटिक गुण है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाली चीजें हैं जो कैरी करके जाएगा अगले जनरेशन। इट स्टेट्स दैट, ये कहता क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारे आनुवंशिक गुण है, वो फ्लो करते हैं कहां से? डीएनए से एमआरएनए तक। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए तक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वहीं फिर कहा गया कि एमआरएनए से अगर प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। सचिन, माइक खोल के बाजा बजा रहे हो कि माइक बंद करो? ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर छोड़कर, एक्सेप्ट बाई डायरेक्शनली इन सम वायरस। लेकिन क्या होता है कि वायरस में ये बाई डायरेक्शनल, मतलब जा भी सकता है, आ भी सकता है। इसमें क्या है कि केवल जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। लेकिन कुछ वायरस में क्या कहा गया कि जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। तो ये चीजें हो गया, एक्सेप्ट बाई डायरेक्शनली इन सम वायरस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। जैसे डीएनए हो गया, तो अपना इंफॉर्मेशन लेकर आरएनए तक जा रहा है, एमआरएनए तक, तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए तक का जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन तक ले जाया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कुछ वायरसेस में एमआरएनए से अगर यह इंफॉर्मेशन डीएनए तक लाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही बात था। ये कंप्लीट हो गया तो बोलिएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? एमआरएनए से प्रोटीन तक ले जाना। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? डीएनए से आरएनए तक ले जाना। ये दोनों बात याद रखिएगा जी, भूलिएगा नहीं। मछली उछली मारती रहती है कि मयूरी? रुक जाइए, दो गड़ाई पकड़ लेते हैं तो उसका फिर लिख लेंगे। तो कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें था डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें हम लोग डीएनए के सारे पॉइंट्स को देखे थे, क्या कितने बीच में गैपिंग है, क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, क्या वर्क है, इस सारी चीज को देखे थे। अब हम लोग को आज का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, उसको देखना है। चलिए, सर हो गया, सर हो गया, सर। चलो मयूरी हो गया तुम्हारा, बढ़े आगे।
सब नेट पे खर्चा कर दोगे, तो खर्चा कर दोगे तो बचल रहेगा तब ने उपयोग करोगे। स्टेट से लगाने में सब पैसा नेटवर्क खर्चा हो जाता है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी हमने क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए अच्छा लोकेश बोला, लेकिन लोकेश तो कुछ बोला। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कोचिंग खुलने के लिए तो खुल जाएगा, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जब आएगा तो फिर बंद कर देगा, तो ऐसा यही सब दिक्कत है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसमें कुछ बातों को समझना है। चलिए, क्या क्या है, कल हम लोग जो बात किए थे कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.3 nm। ठीक है, इंग्लैंड में खुल गया था, समझे ना, इंग्लैंड में सब मास्क उतार दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक और वेरिएंट आ गया, डेल्टा वेरिएंट। उसमें क्या हो गया कि बहुत लोग मरना शुरू हो गया। तो मान लीजिए कोरोना तो समाप्त है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट अगर आ गया है तो फिर क्या होगा, और नुकसानदेह करना शुरू कर देगा। इसलिए खुलने के लिए तो खुल जाएगा, 2-3 महीना खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो वही अभी समस्या बन रहा है कि क्या किया जाए। 0.3 nm इफ, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है दो बेस पेयर के बीच में वो कितना होता है, 0.3 nm। आपको याद होगा कल हम बताए थे कि इस तरह का स्टैंड होता है, इसके बीच में 10 गो होता है, ऐसा नहीं सर, ठीक है। तो एगो के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 nm। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इन double helix is a typical mammalian cell is calculated that is total number of base pair गुने डिस्टेंस गुने बाय डिस्टेंस बिटवीन टू conclusive base pairs, that is 6.6 गुने 10⁹ बेस पेयर गुने 0.3 nm गुने 10⁻⁹ -9, 10⁻⁹ MP या मीटर बराबर हो जाएगा 2.2 मीटर, ठीक है। तो यह हो गया क्या, यह जो हम मतलब हमारा जो डीएनए होता है उसकी लंबाई की बात अगर किया जाएगा तो इतनी लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ इज फार ग्रेटर
the length is far greater than the length is far greater. जुलाई में ट्यूशन खुलेगा क्या? वही तो बता रहे हैं, मत पूछो सर से, सर खुद कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, देन द डायमेंशन typical of a typical nucleus। शनिवार को मीटिंग है, रुक जाओ देख लो क्या होता है मीटिंग में, टीचर सबका फैसला उसके बाद। 10⁻⁻⁶ m, ठीक है। द लेंथ ऑफ फार ग्रेटर द डायमेंशंस ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस 10⁻⁶ m, therefore need to be packaged for fit, need to be packaged to be fit in the nucleus, in the nucleus। देखिए एक सेल, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और उसके बीच में न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में डीएनए, ठीक है। तो बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस में जो दूरी है वो 0.34 nm है। 10 के पावर -9 है, -9। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ये 0 पॉइंट, तो दो के बीच में जो दूरी है वो 0.34 mm है। तो अगर हम पूरा डबल हेलिक्स मॉडल में पूरा डीएनए की लेंथ पता करना होगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल से आपको पूरा मैमल सेल में जो हम लोगों के बॉडी में सेल है उसका अगर लेंथ पता करना होगा तो क्या कितना कहिएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर बाई डिस्टेंस। पहले तो हम लोग टोटल नंबर देख लेंगे, उसमें गुना कर देंगे डिस्टेंस से, ठीक है। तो देखिए टोटल जो बेस पेयर है इसके अंदर वह होता है 6.6 गुने 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है, टोटल लेंथ हो गया। तो इसमें हम लोग को गुना करना है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 0.34 nm है, तो उसमें इससे गुना कर दिया गया। और फिर कह रहा है किससे गुना करने के लिए, बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इतना है 10⁻⁻⁹। तो इस सब को गुना करने के बाद हमको जो लंबाई आता है वो आता है 2.2 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब वो यानी कि जो लंबाई होगी वो कितना हो गया, 2.2, ठीक है। द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, इसका जो लेंथ होता है वो डायमेंशन से कहीं ज्यादा लंबा होता है। डायमेंशन मतलब जितना एरिया कवर करता है वो उसका डायमेंशन होता है। तो ये जो कह रहा है कि इससे कहीं ज्यादा होता है टिपिकल न्यूक्लियस में, ठीक है। देयरफॉर नीड टू बी पैकेज टू बी फिट इन न्यूक्लियस, इसलिए एक अच्छा न्यूक्लियस का होना जरूरी है ताकि इतना बड़ा चीजों को अपने अंदर फिट रखा जा सके। यही चीज कहना चाह रहा था। अब ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वह यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में होता है। तो पहले ये समझिए कि यूकैरियोट्स कौन है और प्रोकैरियोट्स है। जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब होते हैं कौन सी, जितने भी छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब होते हैं प्रोकैरियोट्स, और हम लोग जो है वो है यूकैरियोट्स। हम लोग क्या है, यूकैरियोट्स है। तो हम लोग जो यूकैरियोट्स है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो होगा वो प्रोकैरियोटिक के तुलना में बेहतर होगा। तो प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग ऑफ डीएनए थोड़ा छोटा होता है और हम लोगों में पैकेजिंग ऑफ डीएनए थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहां तक पहले कर लीजिए, फिर हम लोग दोनों में अलग अलग करके देखेंगे। तो न्यूक्लियस में ही
डीएनए पाया जाता है, और इसके लिए न्यूक्लियस का बेहतर होना जरूरी है ताकि वह उसमें फिट हो सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, ठाकुर जी, मंडल जी, झा जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, सबका हो गया। गुप्ता जी, खान जी, अंसारी जी, मंडल जी छूट गया था। मंडलो जी बोलिए किए हैं कि सुना नहीं ठीक से। हाँ तो चलिए, तो आज हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो पहला चीज हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं और ट्रांसलेशन किसको कहते हैं। पहले तो बताइए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं। ठीक है, पहले बताइए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में बताइए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं। किससे किसमें जेनेटिक गुणों को जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स हो गया है ये दोनों क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, किससे गुण को जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन केवल पूछ रहे हैं, डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए टू एमआरएनए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिप्लिकेशन बिल्कुल गलती है, ट्रांसलेशन गलती है। ट्रांसलेशन में हो गया एमआरएनए, एम छोटा लिखना है बुआ, आरएनए बड़ा लिखना है। एमआरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, एमआरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में, हाँ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में कौन चीज जाता है, जल्दी बताइए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कौन चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में कौन चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। गलती बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। एक उस लाइन को पढ़िए, पहले उस लाइन को पढ़िए। एमआरएनए तक तो इंफॉर्मेशन जाता, क्या जाता है सो ना बताइएगा, कौन चीज जाता है। एमआरएनए तक तो पहुंचता है, एगो स्टॉपेज मान लीजिए कि दरभंगा हो गया, दूसरा स्टॉपेज मधुबनी हो गया, तो एगो स्टॉपेज मान लो कि डीएनए हो गया, दूसरा स्टॉपेज एमआरएनए, लेकिन उसमें जाता क्या है सो ना बताओगे, कौन चीज जाता है। अगर नहीं दिखा है तो फिर एक बार पढ़िए उसमें। हाँ अब आया बहुत बात सही, ठीक है। चलिए इस बात को अब समझ में आ गया कि जो जाता है, जो चीज जाता है, मतलब अब ट्रेन खोल दिए दरभंगा से पहुंचा मधुबनी, तो जब दरभंगा से मधुबनी पहुंचेगा तो उसमें बैठ के जाएगा, आदमी ना। तो बस उसी तरह से जो जाता है वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक गुण। तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम्हारे अंदर बुराई है, ये सारा चीज जो है वह डीएनए से अगर एमआरएनए तक जाता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन तक जाता है तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। जाता क्या है, तो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी अनुवांशिक गुण। चलिए अब हम लोग देखेंगे, दो चीज हम लोग को देखना है। पहला देखना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, एक चीज ये देखना है, और दूसरा देखना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स,
कैरियोट्स। तो ए को हम लोग पहले आज देखते हैं, पहला पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब अच्छा क्वालिटी का न्यूक्लियस इसके पास नहीं है। सो डीएनए इज present in the region, DNA is present in the region called nucleoid, ठीक है, called nucleoid। The negatively charged DNA negatively charged DNA is coiled with some positively charged non-histone basic protein, ठीक है। नेक्स्ट, DNA in nucleids is originated in large loop, या organized, सॉरी एक मिनट, organized in large loop held by protein। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स में। चलिए इस बात को समझते हैं। कह रहा है, हम जानते हैं कि एक दुनिया में दो तरह के जीव है, एक प्रोकैरियोटिक वाला और एक यूकैरियोटिक वाला। हम लोग जो है वो है यूकैरियोटिक वाला, और छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो है वो प्रोकैरियोटिक वाला है। तो प्रोकैरियोटिक वाले के पास जो सेल है, कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा या न्यूक्लियस होगा उतना बढ़िया नहीं होता है, क्वालिटी भी छोटा होता है, अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक वाले के पास जो सेल होते हैं वह प्रोकैरियोटिक के तुलना में अच्छा भी होता है, उसके न्यूक्लियस भी अच्छे होते हैं। मतलब ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि एगो कॉपी हो गया, जनता का कॉपी हम खरीद के लाए, एगो क्लासमेट का कॉपी खरीद के लाए। तो क्लासमेट वाला स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर पन्ना अच्छा होगा, उसमें प्रिंटिंग अच्छी होगी, वह मतलब पन्ना जल्दी फटेगा नहीं। जबकि जनता का जो कॉपी है वह सीधे पन्ना कुछ देर के बाद जो उसमें लेपा उपा जाता है। तो दोनों में अंतर हो गया, बस वही हो गया। हम लोग जो है वो हो गया क्लासमेट वाला, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हो गया वो जनता का कॉपी हो गया, मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसमें ज्यादा इंक पड़ेगा तो फैल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। अब इस बात को समझिए, इन प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब अच्छा क्वालिटी का न्यूक्लियस उसके पास नहीं है। तो जब अच्छा क्वालिटी का न्यूक्लियस ही आपके पास नहीं रहेगा तो अच्छा क्वालिटी का राइटिंग कैसे बनेगा? मतलब अच्छा क्वालिटी का अगर कॉपी नहीं है तो राइटिंग भी अच्छा नहीं बनेगा, लिखिएगा तो लेपा जाएगा, फैल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तब वही कह रहा है कि उसके जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर अच्छा क्वालिटी का न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए डीएनए भी अच्छा क्वालिटी का उसमें नहीं होता है। ठीक है, डीएनए अपने किसी साइड एरिया में मौजूद रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, द निगेटिवली चार्ज, मतलब निगेटिवली चार्ज मान लीजिए, निगेटिव मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज जो होगा, चार्ज डीएनए इज क्वाइल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज, ये जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज के बाहर से क्वाइल कर रहा होगा, घूम रहा होगा। क्वाइलिंग मतलब क्या होता है?
घूम जाना। तो मान लीजिए अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ बाहर में क्या है, निगेटिवली चार्ज है। किसमें ऐसा हो रहा है, प्रोकैरियोटिक वाला में। द निगेटिवली चार्ज ऑफ डीएनए इज क्वाइल्ड विद सम पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्वाइल कर रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि किस में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में। डीएनए न्यूक्लियाइड इज ओरिजिनेटेड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन, और इसी जगह से इसका ओरिजिनेशन होता है, उत्पत्ति होता है। किसका, इसका डीएनए का, प्रोकैरियोटिक का डीएनए का। इसलिए जो इसकी पैकेजिंग होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर में पॉजिटिव और बाहर में निगेटिव, तो अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ। अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव चार्ज होता तब अच्छा क्वालिटी का माना जा सकता था, इसलिए यह अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, ठीक है। और डीएनए न्यूक्लियाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, इसलिए इसमें प्रोटीन के माध्यम से ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको क्या समझना था इसमें, तो आपको ये समझना था कि जो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग मतलब हो गया पैकिंग करना, अच्छा क्वालिटी की चीजों को एक साथ मिला के रखना। उस प्रोकैरियोटिक वाले में वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, और न्यूक्लियस अच्छा नहीं है तो क्या होगा, कहीं साइड एरिया में रखेगा जिसको न्यूक्लियाइड के नाम से जानेंगे। क्या दूसरा बात क्या क्या है, पॉजिटिव के चारों तरफ निगेटिव चक्कर लगाता है, तो अच्छा क्वालिटी कैसे होगा, पॉजिटिव बाहर से रहता है, अंदर में भले ही निगेटिव हो। जैसे मान लो कि लॉकेस है, बाहर से देखने में ठीक ठाक लगता है लेकिन अंदर में निगेटिव भावना है, ठीक है, तो ये तो अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ। मयूरी को देख लो, अंदर में निगेटिव भावना, बाहर से भले पॉजिटिव हो गया, तो ये होगा यूकैरियोटिक वाला गुण। लेकिन अंदर में पॉजिटिव और बाहर में निगेटिव होगा तो ये अच्छा क्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही पूछ लेगा कि अच्छा ये तो निगेटिव आदमी है। तो ये जो चीजें हो गया, तो ये चीज क्या हो गया, या पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बातें हो गई, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, अगले दिन हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दूसरा क्या पढ़ा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तीसरा क्या पढ़ा, पैकेजिंग इन डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। कल क्या पढ़ना है, पैकेजिंग इन डीएनए इन यूकैरियोट्स। तो कल के लिए हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। कितना लोग पक्ष में है कि कोचिंग खुलना चाहिए, और कितना लोग पक्ष में है कि कोचिंग नहीं खुलना चाहिए, जल्दी से वोटिंग कीजिए। कोचिंग खुलने के पक्ष में जो आदमी है वो 1 दबाएंगे, कोचिंग नहीं खुलने के पक्ष में जो है वो 2 दबाएंगे। कोचिंग खुलने के पक्ष में 1 और कोचिंग नहीं खुलने के पक्ष में 2। वो आदमी है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एकता 1, आरोही 1, 1, 1, 1, 1, 1 बात। दूध तक है, ये नहीं है, सब खोलना ही के पक्ष में है, इसका मतलब सब कुरकुरे के फेर में बैठा हुआ है। प्लीज सर खोल दीजिए सर, ठीक है। तो मीटिंग होता है तो मीटिंग में हम रखेंगे सारी बातों को, ठीक है, कि कोचिंग खोल दिया जाए, ठीक है, फिर जो जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा से आम उम खाइएगा और कस के सूतिएगा, जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा और आपको चलने में समस्या आएगी। आम खाने के बाद पानी ना पिए, सादर अनुरोध है। रोज खाना खाने के बाद 2 आम जरूर खाएं, रात में खाएं, दिन में खाएं, दोपहर में खाएं, शाम में खाएं। आम के आठी को बगीचा के माटी में जाके गाड़ दे, ताकि कल होके वो पेड़ बने और फिर आपका जो जनरेशन आगे बढ़ेगा वो आम खाए। इस तरह से जेनेटिक गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलता रहेगा और दुनिया आम ही आम हो गया। चलिए चलिए अगले बढ़ते हैं, एक एक करके लीव हो जाइए अब। लीव हो जाइए। लीव हो ना, जल्दी जल्दी रहिए लड़का सब। कामरान लीव हो, दुर्गानंद, लोकेश, एकता लीव हो जाओ। नहीं लीव होगा तो हम काट देंगे फोन। लिखा गया है ना तो लीव हो ना यार, कह रहे हैं तो। एकता, एकता